वेलकम यू बैक टू द डिजिटल क्लासेस ऑफ द ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आ रहे हैं, वो क्लास 11 से रिलेटेड। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं अकाउंटिंग का, जो है जिसका नाम है जर्नल। और ये जो है एक फाउंडेशन है हमारे लिए। जो भी आगे हम जितने भी अकाउंट्स पढ़ेंगे और आगे टाइम में आप जितना भी अकाउंट पढ़ें तो हर एक जगह पे आप इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस बना के काम करिए। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सो हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या हम इसको कह सकते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इतना है कि आप मान लीजिए कि जो एक बिल्डिंग जो होती है, एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक बिल्डिंग को हम खड़ा नहीं कर सकते। अगर आपकी बिल्डिंग सही से आपको खड़ा करनी है तो उसके लिए जरूरी है आपको कि आपकी बेस फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी तरीके से जो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कह सकते हैं कि जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम जर्नल है, हम अब जर्नलाइजर जर्नल की तरह आ रहे हैं। तो जिसमें आपको पहले जर्नल को स्टार्ट करने से पहले बेसिक रूल्स समझने जरूरी है, और हमें हर एक ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करना आना जरूरी है। एनालिसिस ट्रांजैक्शंस को कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करता हूँ जो हमने जो सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स को स्टार्ट या परचेज बुक को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे पास जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, हमने कहा था कि हम अकाउंट्स को 3 ग्रुप्स के थ्रू दिखाते हैं। पहला ग्रुप जो है बेटे, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं, सो ट्रेडिशनल अप्रोच आप इसको कह सकते हो, या हम इसको इंग्लिश अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। सो इंग्लिश अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हो, या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हो। और दूसरा जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटे, जिसको हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें हमारे पास है, दैट इज जिसको हमने कहा था मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच, और जिसको हमने कहा था अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। और इसका एक और नाम भी मैंने कहा था, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच आप कह सकते हो। तो इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा। इससे पहले भी हमने इसको कवर किया था कि हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं, दुनिया में किसी भी चीज का हम अकाउंट बना सकते हैं जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में या मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी चीज लेन देन जिसको हम पैसों के बुनियाद पे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हमें अकाउंट के फॉर्म में उसको हम दिखा सकते हैं। सो अब जो भी अकाउंट हम अकाउंटिंग में बनाएंगे, उस अकाउंटिंग में जो भी अकाउंट बनेगा उसकी कोई बेस होगी, और वो बेस क्या है उसी को हम आज देखने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर आपको देखना है कि अगर आपको अकाउंट का नाम अगर आपने लिया, से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम लेता हूँ, किसी भी चीज से, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जैसे मैंने नाम लिया से फॉर एग्जांपल, अब मैंने एक नाम लिया यहाँ पे रहीम अकाउंट, ठीक है, मैंने नाम रखा रहीम अकाउंट। तो इसका मतलब हो गया मैं रहीम का जितना भी मेरे साथ ट्रांजैक्शन हुई होगी, या रहीम के साथ रहीम ने जितनी भी ट्रांजैक्शन, लेन देन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमने कोई भी चीज मॉनेटरी टर्म्स में या तो एक्सचेंज की होगी, या तो उसका हमने कोई वो हमने यूज किया होगा, उसको हमने किसी को पैसे दिए हो, किसी से पैसे लिए हो, हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन भी हो, या उसमें हर एक ट्रांजैक्शन जो भी होती है उसमें गिव एंड टेक होता है, या उसमें हमारे पास कोई चीज या तो सैक्रिफाइस कोई चीज होता है, या तो हम उससे कोई चीज गेन कर लेते हैं। सो अब किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन है, अगर रहीम से रिलेटेड हमने कोई भी लेन देन, चुकाव उताव किया है, लेन देन किया है, उससे लेन देन से रिलेटेड जितना भी हमें रिकॉर्ड करना है वो हम एक अकाउंट में
डालेंगे जिस अकाउंट का नाम रहीम्स अकाउंट होगा। सो रहीम्स अकाउंट जो है इसकी बुनियाद जो है, जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो हम अकाउंट को जब हम देखते हैं ना तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था अकाउंट को हम टी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ ग्रुप और समरी ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस। सो एक ग्रुप होता है, एक समरी होती है बहुत सारे रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस की, और एक ही ग्रुप में एक समराइज किया जाता है और एक ही शेप में उसको दिखाया जाता है, टी फॉर्म में होता है। और इसके दो साइड्स होते हैं, एक को हम डेबिट साइड कहते हैं, दूसरे को क्रेडिट साइड कहते हैं। सो डेबिट और क्रेडिट जो है, अब हमने रहीम के नाम से रिलेटेड अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रहीम अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है। अगर मेरे पास एक और ट्रांजैक्शन है, इसका नाम है आदिल, तो आदिल अकाउंट में हमने आदिल अकाउंट बनाया होगा। सो आदिल से रिलेटेड जो भी हमने ट्रांजैक्शन की होगी वो हमने आदिल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो उसके भी डेबिट साइड होगा, उसका भी क्रेडिट साइड होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे साथ आदिल रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो आदिल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जो हमारे ट्रांजैक्शन रहीम से रिलेटेड होगी वो रहीम अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि हम तब एक अकाउंट को, जब आप कहते हैं सर एक अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड, जो हमने डबल एंट्री सिस्टम के बेस में पढ़ा था, जो निको पैशुली ने कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का दिया था, तो उसने कहा था कि हर एक अकाउंट के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसका डेबिट होता है और दूसरा पहलू उसका क्रेडिट। तो अब अगर हम एक अकाउंट पर नजर डालें कि रहीम से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन, आपने कहा रहीम से रिलेटेड, राम से रिलेटेड, एबीसी से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, किसी भी अकाउंट किसी भी नाम का क्यों ना हो, तो उससे रिलेटेड और रेलेवेंट ट्रांजैक्शन उसमें रिप्रेजेंट की जाती है, उसमें दिखाई जाती है। जैसे सर हमने कहा, समझा था, अकाउंट इज अ ग्रुप और a summary of relevant transactions which has a, and account is represented in a T form which has got two sides, one represents debit, another represents credit. Now when we record a transaction, सर हमने अब तो ये चीज समझ लिया कि जब भी हमें कोई भी ट्रांजैक्शन रहीम से रिलेटेड होगी तो वो रहीम अकाउंट में ही रिकॉर्ड करनी है। तो अगर आप सर दो साइड्स कहते हैं कि रहीम अकाउंट जो है, रहीम से रिलेटेड जो भी हमारा अकाउंट बना, इसके दो साइड्स है, एक डेबिट साइड है दूसरा क्रेडिट साइड है। अब क्वेश्चन ये बनता है सर कब इसको डेबिट साइड में एंटर करना है, कब ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में एंटर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब हम किसी भी अकाउंट को बनाते हैं तो उसके दो साइड्स होते हैं। अब जो भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से रिलेटेड होगी वो उसकी रेलेवेंट ट्रांजैक्शन कहलाती है। जो उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो उसको हम इरेलेवेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इरेलेवेंट ट्रांजैक्शन को अकाउंट के हेड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। राम के अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन रहीम के अकाउंट में नहीं जाएगी, या रहीम के ट्रांजैक्शन को कोई हम राम के अकाउंट में नहीं डाल सकते। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर इसके दो साइड्स है तो कब ट्रांजैक्शन को डेबिट में एंटर करना है, कब ट्रांजैक्शन को क्रेडिट में एंटर करना है। तो अगर ये चीज हमें समझनी है, ये चीज हमें सीखनी है, तो उसके लिए हमें ये अप्रोच को अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा। तो सबसे पहले जो अप्रोच की बात मैंने की वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश अप्रोच। वो कहता है दुनिया भर में जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, तो आप इनको नाप लोगे, तोल लोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो उनका नेचर क्या होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात करेंगे सर, जब भी हम किसी अकाउंट का नाम लेंगे तो हमने अकाउंट को जब भी समझा, जब भी हम किसी अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो सर सबसे पहले हमें उस अकाउंट का नेचर देखना है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। सो अगर हम सारी मेहनत, सारा ये जो बेस हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ये बेस मैं आपको बनाने जा रहा हूं, तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है, जो भी अकाउंट रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कब उस ट्रांजैक्शन को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, कब उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होगा। सर ये चीज कैसे हम जान लेंगे। तो उसका जवाब ये है कि आपको उस अकाउंट का सबसे पहले नेचर जानना जरूरी है। सर ये नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हो, सो उसमें हमने कहा कि तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। नेचर, इसमें अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं सर, इसमें हमारे पास एक होता है पर्सनल अकाउंट, ये हमने पढ़ा हुआ है पर्सनल अकाउंट हमारा। दूसरा हमारे पास होता है रियल अकाउंट, और तीसरा हमारे पास होता है सर नॉमिनल अकाउंट। सर आपने हमें ये भी समझाया था कि जो पर्सनल अकाउंट होता है इसको हम फर्दर तीन में डिवाइड करते हैं। एक तो हमने कहा था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरे को कहा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट,
और एक और को कहा था नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो हमने 3 टाइप इसके पढ़े थे। आपने कहा था एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। सो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे तो हम कहते हैं दुनिया भर में जितने भी अकाउंट्स है उनका नेचर जो है वो सिर्फ 3 ही अकाउंट से रिलेट करता है। पहला वो है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। और सर आपने ये कहा था कि पर्सनल अकाउंट जो होता है उसमें सब पार्ट्स जो सब अकाउंट्स उसके हैं, पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से सर आपने रियल अकाउंट के बारे में कहा था। रियल अकाउंट के भी 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अभी हम इसके बारे में और जानेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में आपने सर कहा था एक्सपेंसेस, ये होता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा पर्सन जो बना हो, which is who is made of the bones and the flesh, that we call it as a natural person. नेचुरल पर्सन आप किसी भी अकाउंट का नाम बता सकते हैं, रहीम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, असलम्स अकाउंट, आदिल अकाउंट, आइमन्स अकाउंट, जाइलूस अकाउंट। सो किसी भी नाम के अकाउंट का नाम किसी भी इंसान का लो, अगर उसके नाम का कोई अकाउंट ऑपरेट हो रहा होगा, जैसे मैं आइमन जाइलूस अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये जाइलू अकाउंट जो है इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन इसकी होगी वो इसी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। सो अगर हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया आइमन जाइलूस अकाउंट, तो ये आइमन जाइलूस अकाउंट जो है यहाँ पे हमारे पास इस अकाउंट को में आप जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले आइमन जैलूस से ट्रांजैक्शंस जो उससे रिलेटेड होगी, दैट मीन रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करनी है इसकी आइमन जाइलूस अकाउंट में, तो उसमें हमारे लिए जरूरी है ये जानना है उस अकाउंट का नेचर क्या होगा। सो नेचर ऑफ अकाउंट को जानना जरूरी है। सो हमें सर पता है आइमन जाइलू एक लड़का है, इसका नाम है, एक बंदा है उसका नाम है, एक इंसान है उसका नाम है। सो हमें फौरन पता चलता है कि इसका नेचर क्या होगा। सो नेचर सर इसका क्या है, इसका नेचुरल अकाउंट है, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ये क्यों? क्योंकि एक इंसान के नाम का हु इज मेड ऑफ द बोन्स एंड द फ्लश, और इसके नाम का कोई अकाउंट अगर ऑपरेट हो रहा है अकाउंटिंग में, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन, रेलेवेंट ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड की जा रही है, तो सर वो हमारे इस वाले अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। और हमने कहा सर इसका, अब मैंने कहा कि बताओ जी इसका नेचर क्या है। आपने कहा सर ये किसी इंसान का नाम है, सो ये हमारे पास आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकता, सो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो आपको मैंने कहा अकाउंट का नाम क्या है, आपने कहा ये आदिल्स अकाउंट है। मैंने बोला इसका नेचर बताओ क्या है, आपने फौरन बताया सर ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू अगर आप बता रहे हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ये आदिल्स अकाउंट है ये आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, इसमें आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी। तो यहां तक हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद अब हमारे पास इसके बाद जो है वो है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल, अब तो हमने तो नेचुरल तो समझ लिया, अब आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन हम उस बंदे को कह सकते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट या किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी के नाम पे अकाउंट ऑपरेट हो रहा हो। फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कोई एस्टैब्लिशमेंट, ऑफिस, कोई भी चीज उसके नाम, कंपनी के नाम का कोई अकाउंट हो, उसको हम नेचुरल नहीं कह सकते, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। आर्टिफिशियल मीन्स वो पर्सन मेड ऑफ बोन्स एंड फ्लश नहीं होगा, वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम का अकाउंट होगा। सर एग्जांपल बता दीजिए। सो एग्जांपल इसकी क्या है, मैंने कहा ग्लोबल अकाउंट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट अकाउंट। ग्लोबल इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूशन एक है, इसके नाम का अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, तो इसका भी डेबिट क्रेडिट होगा, हाँ होगा।
सो सर ये कौन सा अकाउंट है? नाम है ग्लोबल इंस्टीट्यूट। सो ग्लोबल इंस्टीट्यूट या ग्लोबल इंफॉर्मेटिक्स अकाउंट जो भी हमने यहाँ पे बनाया, इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, और इसका अपना एक डेबिट और अपना एक क्रेडिट होगा। तो उस डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड कैसे करें, कब डेबिट साइड में डालेंगे, कब क्रेडिट साइड में डालेंगे, सर पहले हमें इसका नेचर जानना होगा। सो हमने नेचर जानने की जब कोशिश की, सर किस अप्रोच के अकॉर्डिंग, हमने कहा ना आप देख लीजिए इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा सर ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एक तो पर्सन है, एक इंस्टीट्यूशन है। पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैन बी इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, फैक्ट्री, एवरी टाइप ऑफ दिस we record in the artificial personal account. So artificial personal account सर हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि इसमें कौन आता है। इसके बाद हमने इसके बाद देखा कि हमारे पास एक और टाइप है अकाउंट का। आर्टिफिशियल में कोई भी फर्म का नाम होगा, किसी क्लब का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, कॉलेज के नाम पे होगा, हॉस्पिटल के नाम पे अकाउंट होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज के नाम पे अकाउंट होगा, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अकाउंट का नाम होगा, कोई भी ट्रस्ट होगा, कोई एनजीओ होगा, ये सारे के सारे, इवन बैंक अकाउंट भी, ये सारे के सारे सर जो है बैंक नाम, अब जेके बैंक अकाउंट, सारे के सारे हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद जो हमारे पास सर है, that is what it is called as we call it as a representative personal account. सर representative personal account क्या करता है, किसको कहते हैं? क्योंकि कुछ अकाउंट, स्पेशल अकाउंट्स को हम ओपन करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, इनडायरेक्टली वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को एक साथ। जब हम किसी भी पर्सन को, वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वो इनडायरेक्टली इन्हीं दो को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इन अकाउंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। सपोज फर्म जो है ना, फर्म ने अभी तक वेजेस, हम फर्म के पास 50 वर्कर्स है, उन 50 वर्कर्स को फर्म वेजेस दे रही है, लेकिन आज के डेट तक उन्होंने उनको वेजेस पे नहीं किए हैं। वेजेस का अब टाइम ड्यू हो गया है, महीने भर सारे वर्कर्स ने काम किया, लेकिन अभी भी उनकी तनख्वाह अकाउंटों में जमा नहीं हुई है, तो इसका मतलब हो गया वेजेस आउटस्टैंडिंग है। सो ये वेजेस जो हमारे आउटस्टैंडिंग है, हम अब जो हमारे पास 50 वर्कर्स है, हम इनको 50 वर्कर्स के अलग अलग नामों से अकाउंट नहीं बनाएंगे। हमें पता है जितना बकाया होगा वो सारा एक सेपरेट अकाउंट में बने। अलग अकाउंट तो हमारा होगा, जैसे ABCD, लक्ष्मण, राम, रहीम, आयमन, जायलू, पयाम, दूसरा कोई भी और बंदे जितने भी हैं, उनके 50 के 50 वर्कर्स का नाम अपना अपना है, और उनका अपना अपना एक नेचुरल अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया कि इनको तनख्वाह का टाइम हो गया, लेकिन हमने इनको तनख्वाह अभी तक नहीं दी है, तो अब ये जो हमारे पास है ना अमाउंट, ये हमारा आउटस्टैंडिंग बन गया, तो हम इसका नाम रख रहे हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब ये मैं हर एक का अलग अलग नहीं बनाऊंगा, आइमन्स वेजेस अकाउंट आउटस्टैंडिंग, आदिल's वेजेस आउटस्टैंडिंग, आरिफ's वेजेस आउटस्टैंडिंग, अल्ताफ's वेजेस आउटस्टैंडिंग, अकरम's वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये तो हम अलग 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 नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या करेंगे सर, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। सो ये वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है, एक्चुअली ये वेजेस आउटस्टैंडिंग एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस ग्रुप को? उस ग्रुप ऑफ वर्कर्स को जिनकी तनख्वाह हमने अभी तक नहीं अदा की है। तो उन सारे वर्कर्स को एक साथ आप एक ही नाम से एक अकाउंट ऑपरेट करोगे, जिसका नाम है वर्कर्स आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सो ये वर्कर्स वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट बन रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे पास रहेगा, और उसके बाद ये जो अकाउंट है ना, ये क्लोज हो जाएगा। बात आपको समझ आ रही है? यहां तक हमको अंडरस्टैंड हो गया? तो हम आगे, ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत सारे पर्सन्स को, वो नेचुरल पर्सन्स को कलेक्टिवली हम अगर एक ही अकाउंट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो जो अमाउंट पेएबल टू वर्कर्स होगा ना, ये हमें टोटल करना है कि मेरे पास 50 वर्कर्स है, मुझे हर एक को 1000 रुपए देना था, तो 1000 करके 50 लोगों के हो गए 50,000। तो मैं बताऊंगा वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट पे 50,000। मैं अलग 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 नहीं बनाऊंगा, आइमन्स वेजेस आउटस्टैंडिंग 1000, अल्ताफ's वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 5000, ऐसे रहीम वेजेस आउटस्टैंडिंग 1000, अलग अलग 50 का दिखाने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक ही अकाउंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका नाम रहेगा वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और इस अमाउंट
टोटल 50,000 दिखाना है, 50 वर्कर्स का मिला के। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग हो, वेजेस पेएबल हो, वेजेस ड्यू हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने आज क्या किया, मैंने आज ईद फेस्टिवल पे अपने सारे वर्कर्स को 1 महीने का सैलरी एडवांस में दे दिया। सो प्रीपेड मैंने इनको दे दी तनख्वाह। तो ये जो प्रीपेड में सैलरी दे रहा हूँ, इनका तो सेपरेट अकाउंट मेरे पास चल ही रहा होगा, लेकिन वो नॉर्मल सैलरी से रिलेटेड है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर वो प्रीपेड आपने दिया, तो आपको अलग अलग वो रखने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे उनको एक ही तरीके से, एक ही जगह से इन सारे ग्रुप को या इन सारे पर्सन्स को एक ही साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे एक अकाउंट से, जिसका नाम रहेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इसके बाद हम बात करते हैं अब दूसरे टाइप के अकाउंट की। और अब हमने सर समझ लिया, सर अगर लिखा होगा कहीं पे भी, अगर सर कहीं पे भी लिखा होगा ऐसा वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो हम फौरन समझ लेंगे सर ये आउटस्टैंडिंग वर्ड इसके साथ जुड़ा है, तो ये सर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। तो अगर हमें लिखना है वेजेस प्रीपेड वेजेस अकाउंट, सर प्रीपेड वर्ड लिखा है, तो ये प्रीपेड वेजेस अकाउंट भी सर क्या होगा, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। एक्चुअली ये उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको हमने प्रीपेड में वेजेस दिए हैं। सो जितने भी वर्कर्स को आपने प्रीपेड में वेजेस पे की है, उन सब को मिला के आप उनका क्या कहते हैं, वो आपके बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जो हम ये सारा अभी जब पढ़ रहे हैं ना, ये बेस बनेगी 2 वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो इसका आएगा इंशाल्लाह, उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे और उसके बाद ही हम जर्नल की बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक अगर आपकी अकाउंटिंग की है तो वो आपको वही जर्नल है। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट इन द बुक्स बट according to myself, so journal is the mother of accounting. If somebody understands the concept of the journal, he will definitely understand the accounting. If somebody is not able to understand the concept of the journal, concept of the rules of debit and credit, he will never understand accounting in his life. ये मैं आपको दावे से बता रहा हूँ कि वो नहीं सीख सकेगा अगर वो ये बेसिक फंडामेंटल उसको क्लियर नहीं होंगे। सो अभी तक हमने देखा कि कोई भी अकाउंट अगर होगा तो उसका नेचर जानना जरूरी है। जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमें अकाउंटिंग अप्रोच को पहले देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूंगा सर ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आप बोलेंगे सर किस अप्रोच के थ्रू बता रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना है मुझे कि अमेरिकन अप्रोच को करना है, तो मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बोलेंगे सर ये पर्सनल है, लेकिन पर्सनल का एक सब ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल, इसका टीचर ऑफ अकाउंट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, अब इसके बाद रही बात रियल अकाउंट्स की। सो रियल अकाउंट्स हमारे जो है उसमें टैंजिबल रियल आता है और इनटैंजिबल रियल आता है। सर जितने भी अकाउंट्स हम ऑपरेट करेंगे वो अब टैंजिबल और इनटैंजिबल कैसे कहलाएंगे। सो अगर आप बिजनेस के नाम पे, किसी भी एसेट के नाम पे कोई अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, एसेट एक ऐसा चीज होता है जिसको हमने एक इकोनॉमिकल वैल्यू के अगेंस्ट लिया होता है, जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू है। और एसेट की एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ये है कि एसेट एक ऐसा चीज है बिजनेस में जो हमें पैसा फ्यूचर में कमा के देगा। एसेट वो प्रॉपर्टी बिजनेस की होती है जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, और उस चीज के होने से आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है, आपके बिजनेस को प्रॉफिट्स होते हैं। तो एसेट्स आपका एक प्रॉफिट अर्न करने का एक जरिया बन जाता है। तो एसेट एक ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस की है, उस प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस से आप अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी जिससे आप अपने बिजनेस की रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, वो आपके सेल्स को बढ़ा सकता है, वो आपके रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, तो उसको हम एसेट कहते हैं। तो अगर हम किसी भी एसेट के नाम का कोई अकाउंट खोलेंगे सर, जैसे लैंड अकाउंट, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, जैसे फर्नीचर अकाउंट, जैसे कि मोटर व्हीकल अकाउंट, जैसे ये सारे अकाउंट्स जो है ये टैंजिबल अकाउंट्स है, इनको हम टच कर सकते हैं, इनकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, उनको हम छू सकते हैं, इनको हम हाथ लगा सकते हैं। इवन कुछ ऐसे हैं जिनको मूवेबल कहते हैं, जो इनमें से मूव एक जगह से दूसरी जगह पे किए जाते हैं। कुछ इमूवेबल भी होते हैं जो एक ही जगह पे हम दूसरी जगह पे उनको नहीं ले सकते, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये एक जगह फिक्स रह जाती है और उनको मूव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट्स है जो हमारे टैंजिबल है लेकिन उनको हम मूव भी कर सकते हैं, जो जिनको हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे फर्नीचर है, जैसे कि मोटर व्हीकल है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एसेट्स होंगे बिजनेस में जिनको मूव एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। सो अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है टैंजिबल रियल एसेट्स की। सो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी टैंजिबल की हो
हो, लैंड हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, कैश अकाउंट हो, फर्नीचर अकाउंट हो, स्टॉक अकाउंट हो। तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स होते हैं। तो अगर हमें इनके नाम पे कोई भी अकाउंट होगा, तो जैसे मैंने लिखा इधर फर्नीचर अकाउंट, क्या लिखा मैंने इधर लिखा जैसे फर्नीचर, मैं इधर लिख रहा हूँ जैसे बेटा फर्नीचर अकाउंट, क्या लिख रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट। इसका भी एक टी फॉर्म होगा, उसका इसमें डेबिट और क्रेडिट होगा। आप कहेंगे सर ये जो फर्नीचर अकाउंट आपने यहाँ पे कहा, इसका नेम ऑफ अकाउंट फर्नीचर है, जो फर्नीचर से रिलेटेड हमने जो भी लेन देन, हमने जितना भी फर्नीचर खरीदा होगा, जितना भी फर्नीचर बेचा होगा, वो सारी की सारी एंट्रीज फर्नीचर अकाउंट में ही होगी। फर्नीचर अकाउंट की रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस वही है जो फर्नीचर से रिलेटेड है। फर्नीचर से जो रिलेटेड नहीं है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अब जो फर्नीचर अकाउंट आपका है, इस फर्नीचर अकाउंट में आपको रिकॉर्ड क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट जो आप इसमें आप बात कर रहे हो किसकी, फर्नीचर अकाउंट की। फर्नीचर अकाउंट आपका जो है, आपको कह रहा हूँ आपको, मुझे बताइए इसका नेचर क्या है। आप बोले सर ये नेचर इसका जो है ये रियल अकाउंट है, और रियल में से टैंजिबल रियल अकाउंट है। ठीक है, ये टैंजिबल रियल अकाउंट है। और इसी तरीके से मैंने अब कहा गुडविल, गुडविल ऑफ द बिजनेस। सर गुडविल भी एक एसेट होता है बिजनेस का, लेकिन ये इनटैंजिबल होता है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये गुडविल अकाउंट जो है सर, ये कौन सा नेचर इसका क्या होगा, नेचर इसका है रियल अकाउंट, लेकिन इनटैंजिबल रियल अकाउंट। सो जो भी प्रॉपर्टीज आपके बिजनेस की हो, वेदर टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, कॉपीराइट्स हो, गुडविल हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, ये सारे एग्जांपल्स हमारे इनटैंजिबल एसेट्स की है। और इनके नाम पे अगर आप कोई अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, उस अकाउंट का नेचर होगा रियल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद आई बारी किसकी, नॉमिनल अकाउंट की। तो जो ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट अब क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती है, वो हम अब जरा देख लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट जो है बेटे, इसमें हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। सो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंस, या किस चीज को कहते हैं। सो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी खरीद लेते हैं, या कोई भी चीज ऐसा कर लेते हैं जिससे आपके बिजनेस को कोई बेनिफिट हासिल होता है, और उसके बदले कोई पेमेंट आप करते हैं, तो वो एक्सपेंस बनता है। कोई भी ऐसा बेनिफिट जो आपके बिजनेस को मिल रहा है, और उस बेनिफिट से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपके बिजनेस को फायदा पहुंचेगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाने की क्षमता पैदा कर सकता है, तो उस सारे के सारे जो भी उस बेनिफिट्स के अगेंस्ट आप पेमेंट्स करते हैं, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि हमें शाम को बिजली चाहिए, शाम को अंधेरा होता है तो हमें बिजली की सुविधा चाहिए, तो बिजली की सुविधा हमें कहाँ मिलती है, तो हमें बिजली डिपार्टमेंट से अपना कनेक्शन लेना पड़ता है। तो अब मंथली वो आपको रेंट रेंट पे आपको वो चार्ज करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने होते हैं। सो आप जो पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के 5,000 2,000 3,000, किसके अगेंस्ट, एक बेनिफिट आपको उससे हासिल हुआ, और वो बेनिफिट है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिली, उस इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट आपको यहाँ से क्या देना पड़ा, आपने बेनिफिट हासिल किया इलेक्ट्रिसिटी का, और आपने पेमेंट कर दी, तो बन गया एक्सपेंस आपका। इसी तरीके से वाटर 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 सप्लाई के लिए आपको बिल भरनी है, टेलीफोन के लिए आपको बिल भरनी है, दुकान आपने रेंट पे लिया है उसके लिए आप उसको रेंट पे करते हो, आप अपने सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉय को, उस सैलरी को आपको जो पेमेंट करनी है वो आपका एक्सपेंस बनता है। ये सारी चीजें जोड़कर आपके एक्सपेंसेस बनते हैं। क्यों, क्योंकि इन पेमेंट्स के अगेंस्ट आपके बिजनेस को बेनिफिट हासिल होता है, और ये बेनिफिट जो आप हासिल करते हो, ये आपको आगे बिजनेस को फायदा देता है, आपका बिजनेस इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये सारे बेनिफिट और इनका जो नेचर होता है। अब आप कहेंगे सर एसेट में भी आपने यही कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद ले जो बिजनेस में हमें हेल्प करता हो, जिससे हमारा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है, तो आपने कहा उसको एसेट कहते हैं। लेकिन अब एक्सपेंस भी आप वही कह रहे हैं कि कोई भी बेनिफिट जो आपके बिजनेस को हासिल हो रहा है, और उस बेनिफिट से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो फिर क्या फर्क है एसेट और एक्सपेंस की। एसेट और एक्सपेंस में ये फर्क है, एसेट जो है ये आपके बहुत फ्यूचर वैल्यूज तक, लेकिन एक्सपेंसेस का जो नेचर होता है ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, say for a 1 month, say for a 1 week, say for a 2 months, and after that you have to continuously pay for it.
ठीक है। सो यू हैव टेकन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यू हैव टू कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ फॉर 2, जितने टाइम तक आप रखेंगे आपको कंटिन्यूअसली पे करना पड़ेगा। while you purchase a computer for a business, so आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली बिजनेस में, कंप्यूटर खरीदा, तो अगले महीने आपको नहीं खरीदना है, फिर तीसरे महीने नहीं खरीदना है। वो एसेट होता है, वो प्रॉपर्टी जो फ्यूचर पर्पस के लिए भी आपके बिजनेस में रहे, और आपके बिजनेस को एक तो प्रेजेंट में आपको बेनिफिट्स हासिल कर रहे हो उस एसेट से, और फ्यूचर में भी आप उस एसेट से बेनिफिट्स हासिल कर दोगे। लेकिन जहां तक हमारे एक्सपेंसेस का ताल्लुक है, एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को पर्टिकुलर टाइम तक बेनिफिट देते हैं। मान लीजिए अगर आपने इस महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा आपको हासिल हो गई, नेक्स्ट महीने आपने बिल नहीं भरी तो आपका कनेक्शन काटा जाएगा, और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, आपको बिजली नहीं होगी मयसर, तो क्या होगा, तो कनेक्शन काटा जाएगा। तो दैट मीन्स जो कंटिन्यूअस बेसिस पे हम बेनिफिट जो आपको एक्सपेंसेस को पे करने से मिलता है, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, और आफ्टर दैट लिमिटेड टाइम आपको उसको फिर से देना पड़ता है, फिर से देना पड़ता है, फिर से देना पड़ता है। उसको रेकरिंग नेचर में होता है, वो कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, और उसके लिए पेमेंट बार बार होती है, तो उसको एक्सपेंस कहते हैं। वाइल एज इन एसेट, जब हम एक एसेट खरीदते, एक प्रॉपर्टी खरीदते, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, अब हर महीने मुझे उसके लिए पे नहीं करना, हर महीने मुझे और नहीं खरीदना, एक बार आपने ले ली, आप बिजनेस को बहुत आने वाले सालों तक उसका बेनिफिट हासिल होगा। लेकिन जहां तक एक्सपेंस की बात है, उसका बेनिफिट एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, उसके बाद बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो आपको फिर से पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ तक हमने देखा कि एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क है। तो अब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, इसमें हमारे पास आ गया एक्सपेंस भी और इनकम्स भी। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके फॉर्मूलाज क्या है और कैसे क्या रिकॉर्ड होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आपके सामने आएंगे।